हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फोर्थ और लास्ट वीडियो है। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इस टॉपिक से आज हम कवर करेंगे। तो हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 जो हुई, इसके द्वारा फ्रांस में और यूरोप के अन्य हिस्सों में क्या चेंजेस आए। तो 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए। लोगों के जीवन में, मैन वुमेन चिल्ड्रन सभी के लाइफ में चेंजेस आए। ऐसे लॉज बनाए गए जो कि लिबर्टी यानी आज़ादी और इक्वालिटी की भावनाओं को एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस में ला सकें, यानी उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला जो चेंज लाया गया था वो था सेंसरशिप को समाप्त किया गया, और ये स्टेप स्टॉर्मिंग ऑफ बेसिलिक के बाद ही ला दिया गया था। बेसिलिक के किले को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। ओल्ड रिजाइम के काल में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओल्ड रिजाइम, कोई भी रिटन मटेरियल हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज, कोई भी एक्टिविटीज़ हों, इनको पब्लिश करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए किंग के द्वारा अप्रूव किए गए सेंसर्स से परमिशन लेना ज़रूरी होता था। ये सेंसर्स देखते थे कि ये रिटन मटेरियल या ये कल्चरल एक्टिविटी कहीं मोनार्क के ख़िलाफ़ कोई भावनाओं को तो नहीं डेवलप कर रही है जो कि राजा के लिए नुकसानदायक हो, कहीं जनता में लिबर्टी और फ्रीडम की भावनाओं को तो नहीं डेवलप कर रही है। तो हर तरह की मीडिया पर किंग का कंट्रोल था। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न में, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया गया वो एक नेचुरल राइट था। बोलने का अधिकार दिया गया, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार दिया गया। तो ये अधिकार दिए जाने के बाद अपने आप सेंसरशिप लॉ समाप्त हो गया। तो प्रेस को आज़ादी मिली। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, इन्होंने फ्रांस के हर एरिया को कवर किया। फ्रांस में होने वाले हर चेंजेस को ये मीडिया डिस्क्राइब करते थे, डिस्कस करते थे। अब प्रेस को आज़ादी मिलने के बाद प्रिंट मीडिया में अपोजिंग व्यूज़ आने लगे। मतलब कोई एक व्यू आता था तो उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिशन में दूसरा व्यू भी आता था, और लोग दोनों ही व्यू पढ़ते थे। इस प्रिंट मीडिया के द्वारा अपोजिंग व्यूज़, अपोजिंग आइडियोलॉजीज़ को लोगों तक पहुंचाया जाता था। मतलब मीडिया अगर कोई एक बात कहता था तो कोई दूसरा न्यूज़पेपर उसके अपोजिंग व्यू में अपने विचार व्यक्त करता था, और लोग दोनों ही चीज़ों को पढ़ते थे। तो लोगों ने एक बहुत बड़ा चेंज देखा। अभी तक जो भी प्लेस, सॉन्ग्स, पेपर्स होते थे, सब में इन फेवर ऑफ मोनार्क लिखा जाता था, राजा के फेवर में ही लिखा जाता था। तो ये बहुत बड़ी आज़ादी मिली। तो प्ले, सॉन्ग्स और जो फेस्टिव प्रोसेशंस होते थे, जो विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते थे, इन सबों ने लोगों को अट्रैक्ट किया। लार्ज नंबर में लोग इनके प्रति आकर्षित हुए। पहले फ़िलासफ़र्स जिन आइडियाज़ को, लिबर्टी और जस्टिस जैसी आइडियाज़ को लिखते थे खूब लंबा लंबा टेक्स्ट में, और उसे कुछ एजुकेटेड लोग ही पढ़ पाते थे। लेकिन अब प्लेज, सॉन्ग्स और डिफरेंट काइंड के प्रोसेशंस के द्वारा सिंपल लोग जो अनएजुकेटेड थे वो लोग भी इनको देखते थे, इनसे प्रभावित होते थे, और इन सब माध्यम से आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, आइडियाज़ ऑफ जस्टिस इन लोगों में फेमस होती चली गई, पॉपुलर होती चली गई। तो जिन आइडियाज़ को फ़िलासफ़र्स कुछ लोगों में फैला पाते थे, अब ये मीडियाज़ और प्रोसेशंस के द्वारा जनता में इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत तेज़ी से पॉपुलर बनाया गया। तो सबसे बड़ा चेंज तो आया एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, और ये एक कहने को एक छोटा सा लॉ था,
लेकिन इसके अंडर में बहुत सारे चेंजेस आए और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिन आइडियाज़ को अभी तक केवल एजुकेटेड लोगों तक स्प्रेड किया जा सकता था बाय द मीडियम ऑफ टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को तो आज़ादी, प्रिंट मीडिया को तो आज़ादी मिल ही गई, पर इसके साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थीं इनके द्वारा भी, जो फेस्टिव प्रोसेशंस होते थे इनके द्वारा भी इन आइडियल्स को, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, इन सबको लोगों के बीच पॉपुलर किया जाने लगा। अब हम कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर में आ जाते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर किया। हम पढ़ चुके हैं कि ही वॉज एबल टू कम इन पावर ड्यू टू द इनस्टेबल कंडीशन ऑफ फ्रांस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा के नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बना। इसके बाद इसने फ्रांस के आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनको जीतना स्टार्ट किया। वहाँ पर जो भी डायनेस्टीज़ रूल करती थी उनको ये हटा के अपने फैमिली मेंबर्स को वहाँ पर रूलर बनाता था, फिर आगे बढ़ जाता था। वो खुद को यूरोप का मॉडर्नाइज़र समझता था और उसने यूरोप को मॉडर्न बनाने के नाम पर कई सारे लॉज भी बनाए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया गया, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का एक सिस्टम बनाया। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलग अलग हिस्सों में यूरोप के वेट्स और मेजर का जो यूनिट था वो अलग अलग हुआ करता था, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बनाया अकॉर्डिंग टू द डेसिमल सिस्टम। इनिशियली तो लोगों को लगा कि नेपोलियन एक लिबरेटर है, यानी वो उनके बंधनों से उनको मुक्त कराएगा, उन्हें अधिकार दिलवाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा था। इससे लोग उससे बड़े खुश थे। लेकिन जल्दी ही लोगों को समझ में आ गया कि उनको कुछ अधिकार तो नेपोलियन ने ज़रूर दिए, लेकिन इसके बदले में उनके सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए थे, पॉलिटिकल राइट्स उनके ले लिए गए थे। तो धीरे धीरे नेपोलियन की छवि एक आक्रमणकारी के रूप में बनती चली गई, लोग इसे डिसलाइक करने लगे और फाइनली 1815 में इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन को हराया गया। पर नेपोलियन की हार के बहुत समय बाद तक नेपोलियन के द्वारा लाए गए चेंजेस और लिबर्टी और फ्रीडम, इनको प्रभावित करने वाले जो लॉज थे, इन्होंने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव बना के रखा। अब यहाँ पर ये लास्ट पैरा में हमें ये बता रहे हैं लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लिगेसी का मतलब हमारी जो विरासत होती है, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें क्या विरासत दी, यानी कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा मेन। तो हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था वो था आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। लोगों को आज़ादी की भावना के बारे में पता चला और उन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स भी मिलने चाहिए, ये भी लोगों को पता चला। तो लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ये जो लोगों को मिला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। लोग इसके प्रति कॉन्शियस हुए और ये जो लिगेसी यानी इसकी जो कंट्रीब्यूशन था, ये फ्रांस से चल के यूरोप के अन्य हिस्सों तक फैला ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और इन सभी देशों में फ्यूडल सिस्टम्स को ख़त्म किया गया। फ्यूडल सिस्टम यानी सामंतवाद को ख़त्म किया गया, जहाँ जो कि समाज में असमानता लाते थे, लोगों को अलग अलग वर्गों में डिवाइड करते थे। फ्यूडल सिस्टम को एंड किया गया तमाम यूरोपियन देशों में ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दुनिया में जितनी भी कॉलोनीज थीं, वहाँ के जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, उन्होंने फ्रीडम की आइडिया को अपने मूवमेंट में शामिल किया और एक नेशन स्टेट बनाने की दिशा में काम स्टार्ट किया, पहल की। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से आने वाली आइडियाज़ से प्रभावित होने वाले लोगों में भारत के टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय का भी नाम लिया जाता है, जो कि फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन की
आइडियल्स, लिबर्टी, पॉलिटिकल राइट्स, फ्रेटर्निटी, इन सब भावनाओं से बहुत प्रभावित हुए थे और इसका उपयोग इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी किया। राजा राम मोहन रॉय फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी प्रभावित हुए थे और बाद में जुलाई रिवॉल्यूशन से भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे और इन दोनों रिवॉल्यूशंस ने उनके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला था। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर क्लास 9 ख़त्म होता है। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।